हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी के यूनिट 4 को, जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी। तो इस यूनिट में हम लोगों को टोटल 5 चैप्टर को डिस्कस करना है। वो क्या क्या चैप्टर है, चलिए देख लेते हैं एक बार। आप लोग अपने स्क्रीन में लेफ्ट साइड में देख सकते हैं टोटल 5 चैप्टर हैं जो कि हम लोग को इस यूनिट में डिस्कस करना है। चैप्टर 11 ट्रांसफॉर्म इन प्लांट, चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड चैप्टर 15 जो कि लास्ट है इस यूनिट का चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एक एक करके हम लोग ये सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो की डिस्कशन को हम लोग शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। चलिए, आज का हम लोग का पहला टॉपिक है जो कि चैप्टर 11 है, ट्रांसफॉर्म इन प्लांट्स। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं ये एक साइंटिस्ट है उसके बारे में थोड़ी बातें बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस साइंटिस्ट का नाम है मेल्विन कैल्विन। ये क्या है कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था वो मैं बता देता हूँ, क्यों ये फेमस है, क्यों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था, उस समय क्या है कि जब वर्ल्ड वार 2 के टाइम में हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक हुआ था, ये बात सभी जानते हैं। उसमें न्यूक्लियर अटैक में रेडियो एक्टिविटी निकली थी, जिसकी वजह से क्या है कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल जितने भी थे सब इफ़ेक्ट हुए थे, ठीक है। तो उसी वक्त एक साइंटिस्ट थे मेल्विन गैल्विन और उनके कोवर्कर्स ने जो रेडियो एक्टिविटी जो न्यूक्लियर बम के वजह से निकली थी उसका बेनिफिशियल यूज़ को बताया था कि वो सिर्फ गलत ही नहीं होता, उसका बेनिफिशियल यूज़ होता है। क्या होता है उसका बेनिफिशियल यूज़? तो उसका बेनिफिशियल यूज़ बताया था कि जब प्लांट में ये जब रेडियो एक्टिविटी वाली रेज पड़ते हैं तो उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनाते हैं वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो कैल्विन और कोवर्कर्स और साथ में थे J.M. बेसम। तो ये J.M. बेसम ने दोनों ने साथ में मिलकर ग्रीन प्लांट्स को स्टडी किया कि देखा इन पे कि रेडियो एक्टिविटी का इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो देखा कि जो ग्रीन प्लांट्स है जो शुगर बना रहे हैं और अदर सब्सटेंस भी बना रहे हैं रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, इनको क्या है कि इनका प्रोडक्शन बढ़ गया। जब इन पे रेडियो एक्टिविटी बढ़ा तो इनका प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। और वो रेडियो एक्टिविटी कौन थे? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि थे कार्बन 14 के साथ में, ठीक है। और क्या इन्होंने बताया, कैल्विन प्रपोज दैट प्लांट्स चेंज लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनाइज्ड अरे ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। तो इन्होंने बताया कि कैल्विन ने प्रपोज किया कि जो प्लांट है ना वो लाइट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हुए, ठीक है। और फिर एक पिगमेंट का जो अरेंजमेंट रहता है उसकी हेल्प से ये ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर अपना फूड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज बनता है, वही इन्होंने बताया था। और फिर इसमें इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1961 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है जो कि है चैप्टर 11 ट्रांसफॉर्म इन प्लांट्स। तो बेसिकली हम लोगों को इसमें पढ़ना है कि जैसे प्लांट होता है उसमें जो ट्रांसपोर्ट होगा वाटर का, फूड का, तो वो कैसे होगा और किस डायरेक्शन में होगा, उसमें क्या क्या हेल्प लगेंगे, क्या क्या एनर्जी लगेगा, कि लगेगा भी कि नहीं एनर्जी, ये सारी चीज़ों को हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसी को बताया गया है। अब आता है हम लोग का पहला ट्रांसलोकेशन। ये क्या होता है ट्रांसलोकेशन, ये देख लेते हैं। Over small distances, substances move by diffusion and by cytoplasmic streaming, supplemented by active transport. Transport over longer distance proceeds through the vascular system, the xylem and the phloem and is called translocation. बेसिकली क्या है कि प्लांट में रूट्स होते हैं, रूट में उनके हेयर्स होते हैं।
तो जो भी मिनरल वाटर होता है वो सॉइल से एब्जॉर्ब होगा, वो रूट हेयर के थ्रू होगा। तो इसमें यह कह रहा है कि जो प्लांट में जब जो एब्जॉर्प्शन हुआ मटेरियल का, जब उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो जो शॉर्ट डिस्टेंस में ही होता है, शॉर्ट डिस्टेंस में होगा वो डिफ्यूज़न के थ्रू हो जाएगा, ठीक है, बगल में। लेकिन अगर उनका ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस में करना है, मीन्स रूट से एकदम अपर पार्ट तक में ले जाना है, तो वो कैसे होगा, तो वो होगा ट्रांसलोकेशन के थ्रू, ठीक है। आज इसमें आएंगे वस्कुलर बंडल। अब वस्कुलर बंडल में क्या क्या होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर के लिए और फ्लोएम फूड के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In rooted plant, transport in xylem of water and mineral is essentially unidirectional from root to the stem. Organic and mineral nutrients, however, undergo multidirectional transport. इसमें यह कह रहा है कि जैसे कि कोई भी रूटेड प्लांट होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो जाइलम जो वाटर और मिनरल को कैरी करेगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, यूनि डायरेक्शन, मीन्स कि सीधा रूट से उसको अपर पार्ट में ले जाना, एक डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन नहीं होगा, अलग पार्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। और फिर जो ऑर्गेनिक और मिनरल्स न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो मल्टी डायरेक्शनल में जाते हैं, क्योंकि उनका अलग अलग जगह में ज़रूरत पड़ेगा तो वो अलग अलग जगह आएंगे, ठीक है। लेकिन जाइलम में जो वाटर ट्रांसपोर्ट होंगे उनका याद रखिएगा कि यूनि डायरेक्शनल रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि फोटोसिंथेटिक लीव्स में सिंथेसाइज्ड होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज हो गया, हम लोग जानते हैं ना फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है। तो फोटोसिंथेटिक लीव्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं वो उस प्लांट के सारे पार्ट में एक्सपोर्ट होंगे, सब जगह उनको भेजा जाएगा जहाँ जहाँ उनका ज़रूरत है। बस कहाँ नहीं भेजा जाएगा, बताइए आप लोग दिमाग लगाइए कि ऐसा कौन सा जगह जहाँ कि नहीं भेजा जाएगा। बेसिकली ऐसा कोई भी जगह नहीं होता प्लांट में जो फूड बनाता है लिप्स वो प्लांट के हर एक पार्ट में भेजता है, क्योंकि हर एक पार्ट को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें वाटर का भी हेल्प होता है। इसीलिए जाइलम क्या है कि वाटर को कैरी करता है, और इसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी वाटर ज़रूरत है और ट्रांसपोर्टेशन में भी ज़रूरत है, तो दोनों के हेल्प से ही फूड ट्रांसपोर्ट होता है। और ये जो फूड ट्रांसपोर्ट होगा ये बाई डायरेक्शनल होगा। ये क्या है कि अपर से अपर पार्ट में बन रहा है, लोअर तक जाना है, इसको रूट तक जाना है, क्योंकि रूट में भी स्टोरेज होता है फूड का, ठीक है। लेकिन अदर भी ब्रांचेस में जाना है, अदर लीव्स में भी जाना है, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल होगा, ठीक है। बाई डायरेक्शनल बोलिए या मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। The mineral nutrients are taken up by the roots and transport upwards into the stem, leaves and the growing region. जैसा कि मैंने बताया कि अगर रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर और मिनरल्स को, तो वो क्या करेगा, यूनि डायरेक्शनल में, मीन्स एक डायरेक्शनल में वो ट्रांसपोर्ट करेगा, और कहाँ भेजेगा, स्टेम में भेजेगा, लीव्स में भेजेगा और ग्रोइंग रीजन में भेजेगा, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा वो पढ़ते हैं। When any plant part undergoes senescence, nutrients may be withdrawn from such region and move to the growing part. इसमें ये कह रहा है कि जब प्लांट का कोई भी पार्ट जैसे पत्ता है वो सब सेनेसेंस हो रहा है, मीन्स कि जब वो सूख रहा है, गिरने वाला है, बूढ़ा हो रहा है, तो उसके जितने भी मिनरल न्यूट्रिशन है ना उसमें, वो सब वहाँ से हट के वो भेज दिए जाएंगे नए पार्ट में, जो नए पार्ट डेवलप हो रहे हैं उनमें भेज दिए जाएंगे। तो इसमें क्या है कि वो वेस्ट भी नहीं होगा और उसका रीयूज़ भी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा हो। हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर केमिकल सिग्नल्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू दो इन वेरी स्मॉल अमाउंट, समटाइम्स इन अ स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल मैनर, फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स। इसमें कह रहा है कि प्लांट में हार्मोन, जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स होते हैं तो प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं, और जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहलाते हैं। ये हार्मोन का काम क्या होता है, जैसे कि सेनेसेंस अभी पढ़ा, सेनेसेंस को लाना, सेनेसेंस को रोकना, प्लांट का ग्रोथ करना, उसमें सेल डिवीज़न करना, यही सब काम होता है हार्मोन का। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 में। तो इस लाइन का ये कहने का मतलब है कि हार्मोन्स और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं और अदर केमिकल सिग्नल्स भी जो होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ से फूड और मिनरल्स या वाटर नहीं हो रहे ट्रांसपोर्ट, बल्कि क्या है कि इनको भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। हाँ, स्मॉल अमाउंट में किया जाता है, लेकिन इनका भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और ये कैसे होंगे, कभी कभी पोलराइज्ड डायरेक्शनल में भी हो जाएंगे और कभी कभी यूनि डायरेक्शनल में भी हो, ठीक है। कहाँ से, जहाँ वो बनेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। Hence, in a flowering plant, there is a complex traffic of compound, but probably very orderly, moving in different direction, each organ receiving some substances and giving out some other. इसमें यह कह रहा है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें जो कंपाउंड जितने तरह के मिल रहे हैं वो उनका सबका कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक है, ठीक है। सब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, कोई यूनी डायरेक्शन में, कोई मल्टी डायरेक्शन में। इस तरीके से प्लांट के सारे पार्ट को जो जितनी भी कंपाउंड की जितनी भी मिनरल ये सब फूड की ज़रूरत है वो सब मिलता है, ठीक है। और उनके पास भी जो होता है वो दूसरे को भी देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स जो ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट होता है, अब वो कैसे होता है ये पढ़ेंगे, क्या क्या तरीका है। पहला आता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल, वाटर ले लीजिए या फूड कोई भी, या गैस, बेसिकली क्या है कि डिफ्यूज़न जो है होगा ना वो ज़्यादातर गैस और लिक्विड में होगा। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करे उसी में डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। और डिफ्यूज़न में कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, डिफ्यूज़न पैसिव होता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन में मैंने किया हुआ है, मूवमेंट बाय डिफ्यूज़न इज पैसिव। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर एंड फ्रॉम सेल टू सेल और ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, से फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड। तो शॉर्ट डिस्टेंस में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, जैसे सेल से सेल में या सेल के अंदर में ही, ठीक है। तो जितने भी इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन होंगे जो शॉर्ट डिस्टेंस होंगे वो किसके थ्रू होंगे, डिफ्यूज़न के थ्रू, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक प्लेस। इसमें क्या रहा है कि डिफ्यूज़न में कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस में तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ये पैसिव होता है। इन डिफ्यूज़न मॉलिक्यूल्स मूव इन अ रैंडम फैशन फ्रॉम रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। देखिए जो जो बातें मैंने कही थी वो सब यहाँ पे लिखी हुई है कि डिफ्यूज़न में जो मॉलिक्यूल मूव करेगा वो कैसे करेगा, हायर से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। डिफ्यूज़न क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस होता है और ये एक लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या क्या, डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करेगा हायर से लोअर। डिफ्यूज़न पैसिव होता है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिफ्यूज़न स्लो होता है और वो लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफ्यूज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज़ द ओनली मीन्स फॉर गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। तो इसमें ये कह रहा है कि प्लांट के लिए डिफ्यूज़न बहुत ही ज़रूरत होता है, क्योंकि प्लांट बॉडी में जितनी तरह के गैस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। वाटर का भी हो रहा है, लेकिन वाटर का शॉर्ट डिस्टेंस में, गैस का क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस में भी डिफ्यूज़न से हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा, हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। Diffusion rates are affected by the gradient of concentration, the permeability of the membrane separating them, temperature and pressure। ये सब क्या फैक्टर है जिसे डिफ्यूज़न रेट स्लो और भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल जो उनका कितना कंसंट्रेशन है और उसका ग्रेडियंट क्या है, ठीक है। फिर जो सेल मेम्ब्रेन होता है उनका परमेबिलिटी मीन्स वो मॉलिक्यूल कितना पास होने दे रहा है कितना नहीं होने दे रहा, कौन मॉलिक्यूल को पास होने दे रहा किसको नहीं होने दे रहा, वो हो गया। और फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ये क्या होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, देखिए ऐसा डिफ्यूज़न जो कि जिसमें कि एनर्जी की ज़रूरत पड़े और जो दूसरे के थ्रू हो, खुद पे नहीं दूसरे के थ्रू हो, उसी को कहते हैं फैसिलिटेटेड। मीन्स कि किसी के फैसिलिट करने में मीन्स मदद करके हो रहा है, ठीक है। चलिए पढ़ते क्या लिखा हुआ इसमें। अ ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूज़न टू ऑकर। वो तो है, ग्रेडियंट का प्रेजेंट होना जरूरी है ताकि डिफ्यूज़न हो। द डिफ्यूज़न रेट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सब्सटेंसेस, ऑब्वियसली स्मॉलर सब्सटेंसेस डिफ्यूज़ फास्टर। वो है कि डिफ्यूज़न जो है वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का सब्सटेंस साइज कैसा है। मॉलिक्यूल छोटा है तो डिफ्यूज़न फास्ट होगा, अगर मॉलिक्यूल बड़ा है तो डिफ्यूज़न स्लो होगा। और ओवरऑल डिफ्यूज़न कैसा होता है, स्लो प्रोसेस, ठीक है। The diffusion of any substance across a membrane also depends on its solubility in lipids।
ये भी सही है। क्या है कि अगर कोई भी सब्सटेंस का डिफ्यूज़न हो रहा है तो उन सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन पाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो लिपोप्रोटीन के बने होते हैं, मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड कितने परसेंट में होता है, प्रोटीन कितने परसेंट में होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और क्योंकि इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस का जो सॉल्युबिलिटी होता है लिपिड में, कि कितना सॉल्युबल होगा कितना नहीं, उस पर भी डिफ्यूज़न डिपेंड करता है, ठीक है। और सब्सटेंस जो है लिपिड में जो डिफ्यूज़ करेगा, मीन्स उसके थ्रू जो पास करेगा वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेगा, और वो फास्टर पास होता है, ठीक है। जो जो मूवमेंट होगा सब्सटेंस का लिपिड के थ्रू मेम्ब्रेन से होते वो फास्टर होगा, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड साइट्स एट विच सच मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन। और उसमें क्या रहा है कि कुछ दो तरह के मॉलिक्यूल होंगे जो कि वाटर से डरेंगे, जो हाइड्रोफोबिक होंगे और हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो जो लिपिड से जिनको खतरा नहीं है वो लिपिड से ट्रांसपोर्ट कर देंगे, जो लिपिड से नहीं जा पाएंगे वो प्रोटीन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन होता है, वो एक साइट प्रोवाइड करता है जिससे कि मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। They do not set up a concentration gradient. A concentration gradient must already be present for molecule to diffuse even if facilitated by the protein. This process is called facilitated diffusion. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन डिफ्यूज़न करवा रहा है, जो लिपिड से नहीं हुआ वो प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। तो ये जो प्रोटीन करवा रहा है तो इसीलिए इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ठीक है। In facilitated diffusion, special proteins help to move substances across membranes without expenditure of ATP energy. इसमें कह रहा है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो होते हैं उनमें सब्सटेंस जो मूव करेगा कौन करेगा, प्रोटीन करेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। पर मैंने गलत कह दिया था कि फैसिलिटेटेड में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन में या डिफ्यूज़न में बोलिए उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू अ हायर कंसंट्रेशन, दिस वुड रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी। इसमें क्या रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में, क्योंकि डिफ्यूज़न है तो हम लोग जानेंगे कि हायर टू लोअर होगा, क्योंकि एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। लो टू हाई में जाएंगे तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में लो टू हाई का एनर्जी मीन्स लो टू हाई कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, ठीक है। Transport rate reaches a maximum when all of the protein transporter are being used saturation. इसमें कह रहा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न तब ज़्यादा होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन तब ज़्यादा बढ़ जाएगा जब सारे प्रोटीन का ट्रांसपोर्टर की तरह यूज हो रहा है, सब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन में डायग्राम में देख सकते हैं, ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का डायग्राम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दिख रहा है आप लोगों को, ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल जो कि इधर था और इधर आ चुका है। ये इनर साइड हो गया सेल का, ये आउटर साइड हो गया, यहाँ से मॉलिक्यूल जा रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ से होते हुए जो लिपिड से होके नहीं गए वो प्रोटीन से होते हुए यहाँ से यहाँ तक आए, ठीक है। यही हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब क्या कह रहा है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है वो सेल को अलाउ करता है सब्सटेंस को अपटेक करने में, ठीक है। देखिए यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न is very specific. It allows cell to select substance for uptake. It is sensitive to inhibitor which react with protein side chain. जिसमें क्या रहा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न अलाउ करता है सेल को कि सब्सटेंस को सेलेक्ट करके सब ले, मीन्स कौन सा लेना है कौन सा नहीं, क्योंकि जो इनहिबिटर होते हैं जो प्रोटीन के साइड चेन से रिएक्ट करेंगे उनको बाहर कर देता है, ठीक है। The protein form channels in the membrane for molecule to pass through. Some channels are always open, others can be controlled. तो इसमें क्या रहा है कि प्रोटीन क्या करता है, वो चैनल बनाता है ताकि जो मॉलिक्यूल है वो मेम्ब्रेन से होते हुए ट्रांसफ़र हो उनका, ठीक है। तो कुछ चैनल्स जो होते हैं वो ओपन होंगे और कुछ चैनल जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं दूसरे के थ्रू, ठीक है। अब आता है पोरीन। पोरीन क्या होता है ये देखते हैं। The porins are protein
that form large pores in the outer membrane of the plastid mitochondria and some bacteria, allowing molecules up to the size of small protein to pass through. इसमें यह कह रहा है कि पोरिन्स क्या है, एक प्रोटीन होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और बैक्टीरिया के जो सेल मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल होता है उनमें छेद करता है, उनमें पोर बनाता है आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है, जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन से होते हुए सेल के अंदर में जाएगा, ठीक है। तो पोरिन क्या है, प्रोटीन है जो कि छेद बनाने का काम करता है। अब एक आता है एक्वापोरिन। एक्वापोरिन क्या है ये देख लेते हैं। द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट्स and release the molecule inside the cell water channel made up of 8 different types of aquaporin. एक्वापोरिन क्या है कि जो पोरिन अभी देखा बाहर में मिल रहे थे जो कि पोर बना रहे थे, अब वही पोरिन जो कि लिक्विड में मिलेंगे मीन्स एक्वस कंडीशन में, तो वो हो जाएंगे एक्वापोरिन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पैसिव सिम्पोर्ट्स एंड एंटीपोर्ट्स। अब ये पैसिव सिम्पोर्ट्स और एंटीपोर्ट्स क्या होता है ये देख लेते हैं। Some carrier or transport protein allow diffusion only if two molecules move together, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि कुछ कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो डिफ्यूज़न तभी अलाउ करेंगे जब दो तरह के मॉलिक्यूल्स एक साथ ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये हमेशा नहीं होगा, कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसा करते हैं, मीन्स कुछ कुछ प्रोटीन ऐसे होता है कुछ जो कैरी कर रहे हैं, जब दो तरह का मॉलिक्यूल एक साथ मूव करेगा ना तभी वो डिफ्यूज़न को अलाउ करेगा, ठीक है। सॉरी। अब आता है सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। इन अ सिम्पोर्ट बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। इन एन एंटीपोर्ट दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें कह रहा है कि सिम्पोर्ट में जब दो मॉलिक्यूल्स जो बोले कि एक साथ ट्रांसफर करेंगे तभी होगा, ठीक है। तो जब दो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हो रहा है जब सेल मेम्ब्रेन से होते हुए जब एक ही डायरेक्शन में होगा, दोनों मॉलिक्यूल का जब सेम डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा सिम्पोर्ट, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे तो वो हो जाएगा एंटीपोर्ट, ठीक है। When a molecule moves across a membrane independent of other molecules, the process is called uniport. सिम्पोर्ट हो गया, एंटीपोर्ट हो गया। अब आता है यूनिपोर्ट। इसमें ये कह रहा है कि जब मूवमेंट जो हुआ दो मॉलिक्यूल का, तो जब दो मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो हो जाएगा मूवमेंट को बोलेंगे यूनिपोर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है ये देख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेज एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय अ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसमें कह रहा है कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जो डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो था पैसिव। वो पैसिव ट्रांसपोर्ट इसीलिए क्योंकि उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ जो ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट रहता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट रहता है, इसीलिए इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन के थ्रू होगा, ठीक है। Pump can transport substance from a lower concentration to high concentration uphill transport। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि वहाँ डिफ्यूज़न में हाई टू लो था तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं था, अपने ऊपर से नीचे आ गया, अधिक से कम में। लेकिन यहाँ क्या, कम से अधिक में जाना है, लो टू हाई जाना है, तो यहाँ एनर्जी का रिक्वायरमेंट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसको एक और भी ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, वो कहते हैं अप हिल, मीन्स की लो टू हाई, अप हिल ट्रांसपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अब है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। अब हम लोगों ने दो तीन तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोसेस पढ़ा, डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब उसमें कंपैरिजन हो रहा है। Proteins in the membrane are responsible for facilitated diffusion and active transport। ये तो जान ही रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है? प्रोटीन्स के थ्रू। एंड हैंस शोज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग हाईली सेलेक्टिव। दे आर लाइबल टू सैचुरेट, रेस्पॉन्ड टू इनहिबिटर्स एंड आर अंडर हार्मोनल रेगुलेशन। होता है कि प्रोटीन को कंट्रोल करेगा हार्मोन, ठीक है, और कौन सब्सटेंस को जाना देना है कौन नहीं इसको भी वो देखता है प्रोटीन,
जो इनहिबिटर है उसको रोक देगा, तो सेलेक्टिव भी होता है। ठीक, डिफ्यूज़न जैसा कि पढ़ा हम लोगों ने, या सिंपल डिफ्यूज़न है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है। ठीक, तो जब वो होगा तो वो कैसे होगा, ग्रेडियंट के साथ होगा, वो अगेंस्ट ग्रेडियंट नहीं रहेगा, वो ग्रेडियंट के साथ होगा और उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, और जिनको लग रहा है कि आप लोगों को ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो उनमें शेयर भी करें। क्या है कि सब्सक्राइब कीजिएगा ना तो मेरे अंदर हिम्मत आएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस तरीके के और वीडियो बना के लाऊं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे हेल्प करते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोग भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं, और मुझे भरोसा है कि आप लोग कीजिएगा। अब आता है प्लांट वाटर रिलेशंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट वाटर का रिलेशन कैसा होता है। ठीक, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट प्रोवाइड्स द मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंस आर डिजॉल्व। इसमें यह कह रहा है कि प्लांट में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने तरह के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं ना, वो वाटर के ही हेल्प से होते हैं, इसलिए वाटर बहुत ज़रूरी है। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो भी एक प्रोसेस है फिजियोलॉजिकल, उसमें फूड बन रहा है तो उसमें वाटर का ज़रूरत है। अगर मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसमें वाटर का ज़रूरत है। तो इसीलिए क्या है कि वाटर बहुत ही ज़रूरत में की इसेंशियल सब्सटेंस हो जाता है वाटर के लिए, प्लांट के लिए भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और वाटर क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करेगा जिसमें से सारे सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं और डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नथिंग बट वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व्ड एंड सेवरल पार्टिकल आर सस्पेंडेड। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्लाज्म देखिए जहाँ भी वर्ड आ जाएगा ना, प्लाज्म जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, तो सब समझ जाना है कि प्रोटोप्लाज्म जब सेल का पहला पानी जो होता है ना, प्रोटो मीन्स पहला, तो जो प्रोटोप्लाज्म होगा प्लाज्म मीन्स वाटर, जो सेल का पहला पानी होगा वो क्या है, वाटर है। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल का वाटर है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस का वाटर है। ठीक है, अब वाटरमेलन हैज़ ओवर 92% वाटर, मीन्स के क्या है, जो तरबूज होता है, जो वाटरमेलन होता है उसमें कितना परसेंट का वाटर रहेगा, 92% से भी ज़्यादा। इसलिए गर्मी के मौसम में कहता है कि तरबूज खाया करो, पानी की कमी नहीं होगी, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा कभी। मोस्ट herbaceous plants have only about 10 to 15% of its fresh weight as dry bottom। इसमें कह रहा है कि हर्बेसियस प्लांट्स क्या है कि बहुत ज़्यादातर हर्बेसियस प्लांट में उनका जो फ्रेश वेट होता है एज कंपेरिजन टू ड्राई वेट, वो सिर्फ 10 से 15% होता है। ठीक है, Of course, distribution of water within a plant varies. Woody plant have relatively very little water while softy plant mostly contain water। इसमें क्या रहा है कि प्लांट में जो वाटर रहेगा वो अलग अलग रीजन में अलग अलग अमाउंट में होगा। जो वुडी रीजन होगा प्लांट का उसमें कम वाटर होगा, और जो सॉफ्ट रीजन जो डेवलप कर रहा है उसमें ज़्यादा वाटर होगा। ठीक है, A seed may appear dry but it still has water, otherwise it would not be alive and respiring। इसमें ये कह रहा है कि सीड जो होते हैं, कोई किसी के भी बिच्चे होते हैं, जो बिच्चा वो हम लोग को हार्ड दिखता है, लेकिन क्या है कि उसमें भी वाटर है। अगर सीड में वाटर नहीं रहेगा तो वो मर जाएगा और वो रिस्पायरिंग नहीं करेगा, तो उसमें भी वाटर होता है। ठीक है, अब एक प्रोसेस आता है ट्रांसपिरेशन। ये क्या होता है ये देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टेक अप ह्यूज अमाउंट वाटर डेली but most of it is lost to the air through evaporation from the leaves, that is transpiration। इसमें ये कह रहा है कि प्लांट, मान लीजिए कि प्लांट 100% वाटर एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल से। ठीक है, तो 100% में मोर देन 95% वो क्या है कि इवापोरेट हो जाएगा, उसको सन एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, प्लांट में इवापोरेशन चल रहा है, वो मोर देन 95% एटमोसफेयर में चला गया। बस लिटिल परसेंट, जो कि कह सकते हैं 1% या मोर देन 1%, प्लांट यूज़ करता है अपने प्रोसेसेस के लिए। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है और इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जा रहा है, इसी को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे ट्रांसपीरेशन क्या हुआ, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट जो प्लांट को जो वाटर एब्जॉर्ब किया रूट के थ्रू, वो क्या है कि डेली प्लांट बॉडी से होते हुए जो एटमॉस्फेयर में लॉस हो रहा है इवापोरेशन के थ्रू, उसी को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन और इवापोरेशन में फ़र्क होता है, ये भी जान लीजिएगा।
क्योंकि इवापोरेशन क्या है कि कोई भी फिजिकल में सरफेस पे होगा, जैसे कि समुंदर है, तालाब है, नदी, इस सब में इवापोरेशन होगा, लेकिन ट्रांसपिरेशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होगा। ठीक। A mature corn plant absorbs almost 3 liters of water in a day, while a mustard plant absorbs water equal to its own weight in about 5 hours। इसमें कह रहा है कि जो मैच्योर कॉर्न प्लांट होते हैं, कॉर्न प्लांट में जो भुट्टा का प्लांट होगा, वो एक दिन में 3 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर जाता है। ठीक है। और जो मस्टर्ड का प्लांट होता है वो क्या है कि 5 घंटा में ही अपने जितना उसका वजन है वो उतना बराबर में वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो हाई डिमांड है वाटर का, देख रहे हैं कि इसके बिना तो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, तो इसलिए ये क्या है कि वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर भी हो जाता है प्लांट के लिए। जहाँ जैसा अमाउंट में वाटर मिलेगा वहाँ वैसा वेजिटेशन पाएगा। जहाँ कम वाटर है कम प्लांट ग्रो करेंगे। जैसे डेजर्ट में वाटर ही नहीं है तो वहाँ पे अलग टाइप के प्लांट होते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्या है, डेसिडियस ट्रॉपिकल में इस समय ढेर सारे वाटर मिलेंगे, तो यहाँ का अलग फॉरेस्ट होगा। ठीक है। तो वाटर क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। इससे प्रोडक्टिविटी जो होता है प्लांट का उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। अब आता है वाटर पोटेंशियल। ये क्या होगा वाटर पोटेंशियल, ये देख लेते हैं। बेसिकली क्या है कि वाटर का जो मूवमेंट होता है ना, तो उसमें जो उनका एनर्जी होता है ना, उनमें कितना माने क्षमता है, पोटेंशियल में क्षमता। तो वाटर के मूवमेंट में कितना पोटेंशियल है उसी को कहेंगे वाटर पोटेंशियल। ठीक है। और वाटर पोटेंशियल में होगा 2 तरह का, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। ये क्या होगा, ये वाटर पोटेंशियल का मेन कंपोनेंट है। सॉल्यूट होगा कि जो वाटर में मिल रहा है तो उसका जो मूवमेंट रहेगा वाटर के साथ, उसका क्या पोटेंशियल है सॉल्यूट का, वो सॉल्यूट पोटेंशियल हो जाएगा। और प्रेशर जो बन रहा है वाटर के मूवमेंट में, उसका क्या पोटेंशियल है जिससे वाटर मूवमेंट कर पा रहा है, उसको कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाटर मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इसमें कह रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें कौन सा एनर्जी रहेगा, काइनेटिक। ये चीज़ याद रखिएगा कि वाटर मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी होता है। इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म दे आर इन रैंडम मोशन दैट इन बोथ रैपिड एंड कॉन्स्टेंट। इसमें कह रहा है कि वाटर जो है लिक्विड में रहे या गैसियस फॉर्म में रहे, वाटर वेपर के फॉर्म में, तो जो मूवमेंट होता है वो रैंडम होता है और तेज़ी से होता है, रैपिड होता है और कॉन्स्टेंट होता है, एक लगातार चलते जाता है। ठीक है। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। Hence, it is obvious that pure water will have the greatest water potential। मैं ये कह रहा कि एक सिस्टम में वाटर के कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो एक सिस्टम में वाटर फ्लो कर रहा है तो उसमें वाटर का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी रहेगा, या फिर कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल रहेगा, तो उसका मूवमेंट भी ज़्यादा होगा। इसीलिए कहता है कि जो प्योर वाटर होता है जो हम लोग पीते हैं, ठीक है, तो जो प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा, अधिक होगा, क्योंकि उसमें वाटर कंसंट्रेशन अधिक। वाटर कंसंट्रेशन अधिक तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उसका अधिक हो जाएगा। अब प्योर वाटर का क्यों काइनेटिक एनर्जी अधिक रहता है या वाटर पोटेंशियल, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन अधिक रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग साइन देख सकते हैं, अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, इसको कहते हैं साई। जो वाटर पोटेंशियल है वो डिनोट कर रहा है एक ग्रीक सिंबल से जिसको हम लोग कहते हैं साई। ठीक है। देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिस्टम विथ हायर एनर्जी टू दी वन विथ लोअर एनर्जी। इसमें यह कह रहा है कि जब दो सिस्टम में वाटर मूव कर रहा है, ठीक है, जब दो सिस्टम कंटेन कर रहे हैं वाटर में और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है और मूव कर रहा है, तो उसमें क्या है, जो नेट मूवमेंट जो वाटर मॉलिक्यूल का होगा, जो सबसे कम मूवमेंट होगा नेट, वो होगा। ठीक है। तो नेट मूवमेंट होगा वाटर का, वो क्या होगा, हाई एनर्जी से लो एनर्जी, और हायर टू लोअर को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। ठीक है। दस वाटर विल मूव फ्रॉम दिस सिस्टम containing water at higher water potential to the one having low water potential. This process of movement of substance down a gradient of free energy is called diffusion। इसमें क्या हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल हो रहा है, कब, जब दो सिस्टम में वाटर कंटेन कर रहा है, दोनों मूव कर रहा है उस पर। तो वाटर पोटेंशियल जो डिनोट होता है ग्रीक सिंबल से जिसको कहते हैं साई। ठीक है। और प्रेशर यूनिट में वो एक्सप्रेस्ड होता है जैसे कि पैस्कल होता है, पीए। ठीक है। By convention,
द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी जीरो। इसमें यह कह रहा है कि किसी भी प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होगा, जो कि किसी भी प्रेशर में नहीं है, ठीक है, जब कोई भी प्योर वाटर जिस पे कोई भी प्रेशर अप्लाइड नहीं किया गया तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। ठीक। इफ सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर द सॉल्यूशन हैज़ प्योर फ्री वाटर मॉलिक्यूल, द कंसंट्रेशन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर डिक्रीजेज रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल, हेंस ऑल सॉल्यूशन हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। अब तो हम लोग समझ गए कि प्योर वाटर में क्या होता है, कंसंट्रेशन जो ज़्यादा होता है इसीलिए उसका जो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। लेकिन जो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट मिला हुआ है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए प्योर वाटर में चीनी मिला दी तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उससे क्या है कि जो वाटर पोटेंशियल जो होता है, फ्री वाटर जो है वो कम हो जाएगा, तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है और जो सॉल्यूशन होता है उनका क्या होगा, वाटर पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूट मिला दिया गया और जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कम हो गया। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल उनका कम हो जाएगा। तो सॉल्यूट पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो भी साई एस के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, और सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। और सॉल्यूट पोटेंशियल देख लिया हम लोग काम किया कि जो मिला वाटर में उससे वाटर पोटेंशियल को कम कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसमें वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल होता है। ये फॉर्मूला है जो याद रखना। अब आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा वो देखते हैं। इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और अ सॉल्यूशन इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। इसमें कह रहा है कि अगर देखा अभी सॉल्यूट मिलाने पे वाटर पोटेंशियल घट गया। अब क्या है कि जब उसमें प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वाटर पे या प्योर वाटर पे या सॉल्यूशन पे, जब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक है तो उसका क्या होगा, वाटर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक, जो प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन या वाटर पे जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होगा, उससे वाटर पोटेंशियल जो है प्योर वाटर का या सॉल्यूशन का वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, अब आता है टारगेट। टारगेट होना क्या होता है, देखिए जब कोई भी सेल होता है ना, जब वो बाहर से वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वो उसका क्या है कि वो सेल फूलने लगता है, मीन्स उसका साइज बढ़ने लगेगा, तो उसका सेल वॉल की तरफ अपना मॉलिक्यूल ढक लेगा, तो उसी को टारगेट कहते हैं। ठीक है, और उसी में प्रेशर जनरेट होता है जो वॉल के अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो ये होता है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, निगेटिव था क्योंकि वाटर पोटेंशियल को कम कर रहा था, लेकिन प्रेशर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल को बढ़ा रहा है इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, Though in plants, negative potential or tension in the water column in the xylem plays a major role in water transport up a system. इसमें यह कह रहा है कि प्रेशर पोटेंशियल तो पॉजिटिव होगा, तो प्लांट में जिसमें कि नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है, और या फिर नेगेटिव पोटेंशियल बोलिए या नेगेटिव टेंशन है वाटर कॉलम में जाइलम के, क्योंकि जाइलम ही वाटर ट्रांसफर करता है, तो जाइलम के वाटर कॉलम में जो नेगेटिव पोटेंशियल या टेंशन हो रहा है वो एक क्या कर रहा है, मेजर रोल प्ले कर रहा है वाटर ट्रांसपोर्ट में जो कि स्टेम तक जा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव पोटेंशियल होना जरूरी है तभी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा। वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल। ये तो अभी देखा हम लोग कि वाटर पोटेंशियल जो है अफेक्ट हो रहा है सॉल्यूट पोटेंशियल से भी और प्रेशर पोटेंशियल से भी। ठीक, चलिए अब यहाँ का जो अगला टॉपिक आता है ऑस्मोसिस, और भी धीरे धीरे करके जितने भी टॉपिक होंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे अब अपने अगले वीडियो में। प्लाज्मोलाइसिस सब हो गया। मैं शॉर्ट में देखिए ऑस्मोसिस क्या है कि जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जो डिफ्यूजन के थ्रू हुआ, तो इसमें जब किसी मेम्ब्रेन का यूज होता है जो कि सेलेक्टिवली परमेबल होगा, जिसमें कि कुछ मॉलिक्यूल को जाने देगा कुछ को नहीं जाने देगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ये सब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो को अब मैं यहीं एंड करना चाहूँगा क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है और आप लोग भी बोर हो जाइएगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको छोटे छोटे वीडियो में मैं बनाऊँगा। ठीक, तो अब मैं आप लोगों को बाय कहना चाहूँगा, और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं इसी तरीके की और वीडियो बना के ला सकूँ।
चलिए बाय बाय, अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।